नाज़रीन आदाब, मैं रज़ा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना सरकार का ऐलान, रमज़ान में ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं मुस्लिम कर्मचारी। तो वहीं पर दूसरी खबर की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर रिपोर्ट का खुलासा, प्लेटफॉर्म बदलने से जो भगदड़ हुई थी वो प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुई थी। वहीं पर जो नए सीईसी को लेकर जो बैठक हुई है उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और वहीं पर बात करते हैं आखिरी खबर की, तो दिल्ली सीएम की रेस में शामिल हुए रविंद्र इंद्राज सिंह और कैलाश गंगवाल समेत कई बड़े नेता। इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना सरकार ने इस वक्त सभी मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक ख़ास अनाउंसमेंट किया है और ये सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाले हैं और बहुत ही कम समय बाकी बचा है। ऐसे में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो मुस्लिम कर्मचारी हों उनको 1 घंटा पहले ही छुट्टी दे दी जाएगी, यानी कि 4 बजे उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और इन सारी चीज़ों के लिए जो मुख्य सचिव हैं शांति कुमारी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है मुस्लिम कर्मचारियों को। उन्होंने कहा है कि रमज़ान में 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि रमज़ान का जो वक्त होता है, जो नमाज का वक्त होता है, उसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने रमज़ान में मुसलमानों को ये खुशखबरी दी, तो जाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। वहीं इस बीच इसमें और भी चीज़ों का ऐलान किया गया है कि अल्पसंख्यक विभाग रमज़ान महीने के लिए ऐतिहासिक मक्का मस्जिद यहाँ पे और शाही मस्जिद में बड़े स्तर पर व्यवस्था कर रहा है। वहीं पहले की तरह मस्जिदों में नमाजियों के लिए सभी जितनी भी सुविधाएं वो मुहैया कराई जा रही हैं। रमज़ान के महीने में जो तरावी होती है उसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है कि जब तरावी होती है तो लोग ज़्यादा आते हैं और उसके लिए मैट बिछाना, पानी के इंतज़ाम करना, बाकी सारी चीज़ें मतलब चीज़ों के लिए काम चल रहा है। वही विभाग का कहना है कि हैदराबाद के ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से दी गई ज़रूरतों के हिसाब से मक्का मस्जिद, चार मीनार, रॉयल मस्जिद, नामपल्ली और सचिवालय मस्जिद को 2250 किलोग्राम हाई क्वालिटी वाले खजूर दिए जाएंगे। ये राशि रमज़ान के पवित्र महीने के को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या बोलते जारी की जा रही। इमामों और मौजिनों को हर महीने 5000 रुपये मानदेय मिलता है। उन्हें पिछले 4 महीने से ये नहीं मिला है। इसको लेकर के विभिन्न हलकों से मांग है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आखिरकार धनराशि जारी कर दी है, जो इन लोगों जिसके बाद इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तो जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी या जो चीज़ें और होनी हैं उन सब को लेके रमज़ान की तैयारी मतलब हैदराबाद में प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है। चाहे वो हम देखें गवर्नमेंट के उससे या फिर और जो मस्जिदें हैं, हर जगह पे इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। अभी हम देख सकते हैं कि चार मीनार में जिस तरह से क्या बोलते शॉपिंग को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करके चले जाते हैं, ताकि रमज़ान में ज़्यादा भीड़ हो जाती, ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रैफिक हो जाता है और फिर रमज़ान में टाइम का भी काफ़ी वो रहता है। इस वजह से लोग पहले ही अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। इसको देखा जाए तो हैदराबाद में प्रॉपर तरीके से एक रमज़ान की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, हालांकि अभी 10 दिन का टाइम है। जी, तो बात करते हैं कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो 15 तारीख को हादसा हुआ था उसमें 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें एक रिपोर्ट सौंपी गई है आरपीएफ की तरफ से और उसमें कहा गया है कि स्टेशन बदलने की वजह से ये हादसा हुआ था। कहा जा रहा है कि एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उसको जल्दी ही रवाना किया गया था और जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी महाकुंभ के लिए, तो उसमें जो है जो स्टेशन डायरेक्टर हैं उनको अनाउंसमेंट करने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप जल्दी ही इस ट्रेन को निकालिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है।
एन मौके पर उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट किया कि जो ट्रेन है महाकुंभ जाने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली है। लेकिन जब वहां से यात्री जो निकल के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर जाने लगे, उसी वक्त एक और अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन का जो है रूट चेंज कर दिया गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। हालांकि जो अश्विनी वैष्णव हैं यासिर, जो रेल मंत्री हैं, उनके कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट करते हुए कहा है कि जब भगदड़ हुई तब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई असाधारण भीड़ नहीं थी, घटना में साजिश नजर आ रही है, मामले में जांच समिति गहराई से पड़ताल कर रही है। हालांकि जो रेलवे स्टेशन है, जो आरपीएफ है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें साफ साफ कहा गया है कि ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो बदलने की वजह से वहां पर हादसा हुआ है। भीड़ जो है उग्र हो गई, भीड़ जो है वहां पर दौड़ने लगी, क्योंकि वहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन इनके अभी तक बयानात यही सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी की छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी देखिए, सबसे पहली तो जो खबर कल हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि अश्विनी वैष्णव ने संडे को एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो अधिकारी हैं रेलवे के वहाँ के, उनको सस्पेंड करने की बात की थी कि उन पे जो है कार्रवाई बैठेगी। इतनी सारी क्या बोलते हैं रेल घटनाएं हो जाती हैं, कभी रेल मंत्री अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेते हैं। मतलब ये जो भी गलती होती है वो सिर्फ रेलवे अधिकारियों की होती है। अगर ट्रेन कहीं लड़ रही है तो वो गलती जो है ड्राइवर की है, जो पायलट जो ट्रेन चला रहा है, उनकी गलती कभी नहीं होती है। और जिस तरह से इनका ये कहना है कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी, ये साजिश के तहत हुआ है, तो देखिए जब आपके साथ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही करार दी जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी बयान सामने आ रहे हैं ना। उनका भी यही कहना है कि भैया जितने लोग बताए जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग परेशान हो गए यहाँ पे, उससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से कुंभ में जब घटना हुई थी तो कुंभ में भी एक क्या बोलते हैं, एक लड़की का बयान सामने आया था, उसके बाद वो पूरा स्टाफ चेंज कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब ये घटना हुई है दिल्ली में स्टेशन पे, उसी दौरान कुछ जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे उनसे ये बोला गया था कि अपने मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारे डिलीट कर दो, वरना तुम्हें गायब कर दिया जाएगा। तो एक तरह से अब लोग क्या करते हैं कि लोग सरकार के लिए एक आंकड़ा बन गए। लेकिन वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट सुनकर ये जो पूरा क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन को लेकर के हुई है कि एक्सप्रेस भी जाने वाली थी और स्पेशल ट्रेन भी जाने वाली थी। इसको लेकर के चीज़ें हुई और बताया गया है कि अनाउंसमेंट सुनकर 12-13 और 14-15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने के लिए भागे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे, जबकि इन दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। रात 8:48 पर हादसा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ के प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यहाँ भगदड़ हुई थी। उस ब्रिज और सीढ़ी पर लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था, जिसकी वजह से दुर्घटना का कोई फुटेज उपलब्ध नहीं मिला। अब ये देखिए आप कि कोई भी कर दिया गया, सीसीटीवी कैमरा खराब बताया जा रहा है, और उसके बाद अगर वहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती, रेप वेप जैसी, तब भी आपका सीसीटीवी कैमरा ख़राब था। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम जो है मतलब सारे काम इस तरह कर रहे हैं जिसमें कोई भी किसी को परेशानी ना हो, और दूसरा जिस जगह पे ये हादसा हुआ उस जगह का सीसीटीवी कैमरा ख़राब है। जैसा आपने बोला कि ख़राब है या ख़राब किया गया ये अभी पता नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोगों का कहना है वो यही है कि भाई यहाँ पे भगदड़ मची थी, और भगदड़ जो है कहीं ना कहीं ट्रेनें कम है इस वजह से भी हुई थी, क्योंकि अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी। और जो वहाँ देखिए अश्विनी वैष्णव वहाँ नहीं थे ना, जो लोग वहाँ थे, जिनकी दुकानें वहाँ पे, जो लोग जो कुली थे वहाँ पे या जो चाय बेचते वहाँ पे, उनका ये कहना था भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ इसलिए थी कि ट्रेनें कम चलाई जा रही हैं, जितना अनाउंसमेंट किया गया तो उससे बहुत कम ट्रेन चल रही हैं, हर इंसान वहाँ जाना चाह रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर और भी आई है महाकुंभ से रिलेटेड कि एक गवर्नमेंट की ही एक वो है क्या बोलते हैं उसको, वो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि पानी पे, नदियों के पानी पे रिसर्च करता है। उसका ये कहना है कि महाकुंभ में जहाँ लोग नहा रहे हैं वो पानी बिल्कुल भी नहाने योग्य नहीं है, वो पानी बहुत ही गंदा है। ये सीपीसीबी ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दावा किया गया है कि महाकुंभ में संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फेकल
कोलीफॉर्म की सीमा ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नहाने वाला पानी नहीं है। इसको लेकर के भी अब लोग जो वहाँ नहाने जा रहे हैं, सही बात है कि आपकी एक श्रद्धा होती है, आप मानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन खुदा न खास्ता बाद में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस तरह से अभी देखा गया है कि भगदड़ हुई कुंभ में, उसमें अभी तक जो है लोगों का लोग अपने जो है घर वालों को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में भगदड़ हुई, यहाँ लोग परेशान हैं, कई लोगों के बच्चे और बीवी सब मर गए इसमें। तो इन सब चीज़ों पे भी सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि इसी एरिया का पानी खराब है, आप इसी एरिया में मत नहाएं, आप उस एरिया में नहा सकते हैं, या आपके घर के पास अगर कहीं पे हो तो आप वहाँ भी नहा सकते हैं, क्योंकि आपको तो नहाना है ना, अगर साफ जगह देख करके नहाना है। कोई ऐसा नहीं कि कोई गंदी जगह पे नहा रहा है, और गंदी जगह नहाने से उसी का नुकसान हो रहा है ना, वही बीमार होगा फिर। जी जी बिल्कुल। देखा जाए कि विपक्ष की तरफ से यासिर हमेशा सवाल उठते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो रेल मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा देने की तो दूर की बात, वो वहाँ पर आते भी नहीं हैं। जब भी ऐसे कुछ हादसे होते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेन जो है पटरी से उतर रही है और कई सारे लोग मर रहे हैं उन सारी चीज़ों में। अभी आंध्र प्रदेश में भी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, कुछ टाइम पहले, उसमें भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन जो रेल मंत्री हैं वो हमेशा इन सारी चीज़ों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ देते हैं। वहीं पर उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि पिछले कुंभ में जहाँ केवल 4000 ट्रेनें चलाई गई थी, वहीं इस बार हमने 13000 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। अब तक कुंभ के लिए 12583 ट्रेनें चलाई जा चुकी है। कहाँ चली हैं ये, कहाँ चली है? जी जी, एक चीज और सामने आती है यासिर, कि अगर 13000 आपने ट्रेनें चलाई हैं तो आपके जो टिकट है वो वहां पर जो रेलवे की वेबसाइट है वहां पर क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल। और वो सारी चीजें, वो रेलवे की जो वेबसाइट है वो बंद कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन जो मेक माई ट्रिप जैसे जो ऐप है वहां पर जो है सीट जो है उपलब्ध रहती है, और वहाँ पर जो सीट उपलब्ध रहती है वो अतिरिक्त किराया बढ़ाकर लोगों को दी जाती है। लेकिन महाकुंभ को देखा जाए, महाकुंभ को देखकर इन्होंने इतनी सारी जो बोलते हैं कि हमने ट्रेनें चलाई हैं, वो ट्रेनें कहीं तो नज़र नहीं आती हैं। जो व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं वो व्यवस्थाएं तो कहीं नज़र नहीं आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो हर चीज़ में अवसर ही ढूंढा जा रहा है जी। जिस तरह से आपने कुंभ की बात की है, तो कुंभ में दाल भी महंगी है, कुंभ में पराठा भी महंगा है, कुंभ में आपको जो लेके जा रहा है 1 किलोमीटर तक वो बाइक पे, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, क्योंकि वो भी मोदी जी की बात पे अमल कर रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। अब आप ये बताएं कि गरीब इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो बेचारे नहाने जा रहे हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं, तो वो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल। तो ये वो फिर पैदल चलेंगे, भूखे रहेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उनको। तो सरकार को इन सब चीज़ों की सुविधा रखनी चाहिए। सरकार जो है, अभी आप देखिए कि अभी राघव चड्ढा ने भी एक मुद्दा उठाया था कि जो टिकट 5000 का था, आजकल वो 30 से 35,000 रुपए का चल रहा है। इतने मतलब इतने में तो हम लंदन घूम के आ जाएंगे। लंदन का टिकट इतने का नहीं है, 50,000। हाँ जी, 50,000 से 80,000 तक बताया गया है टिकट। जी जी, कल लगे इतना तो लंदन का टिकट नहीं, इतना तो अमेरिका का टिकट नहीं है जितना यहाँ का कर दिया गया। तो हर इंसान आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये गलती किसकी है। ये सरकार की गलती। सरकार को एक जो है एक वो रखना चाहिए प्राइस, इतने से ज़्यादा प्राइस आप नहीं ले सकते। ये तो आपका धार्मिक मसला है भाई, ये आपका धार्मिक मसला, ऑर्गेनाइज किया है, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, आपका धार्मिक मसला। आप सनातन की इतनी बात करते हैं तो आपको एक अमाउंट फिक्स कर देना चाहिए, फ्लाइट्स के लिए भी, ट्रेन के लिए भी, कि भाई इतने से इतना अमाउंट आप ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जी जी। इन्होंने कल एक और बात बोली थी यासिर कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती है। रेलवे अधिकारियों ने दिन रात काम किया है, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कुंभ में अब तक 2.9 करोड़ श्रद्धालुओं ने ट्रेनों का इस्तेमाल किया है। और वहीं पर जो यूपी की सरकार है, उन्होंने 75,000 करोड़ इसमें लगाए हैं ऐसे। जी बिल्कुल। लेकिन वो 75,000 करोड़ कहाँ लगाए हैं? वो एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए हैं, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा लगाए गए हैं, क्योंकि अब 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे यूपी में। तो 27 में दिखाना भी, उनको प्रोजेक्ट भी करना है, और इसी का पैसा कुछ बचा करके उस वक्त भी वो अपने क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो रोक ली जाती हैं, वो बाद में होती हैं। जिस तरह से अभी वहाँ जब इलेक्शंस होंगे, अभी बिहार में इलेक्शंस होने हैं, बिहार में भी इसको दिखाया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यूपी बिहार सटा हुआ वो है राज्य। उसके बाद फिर यूपी में जब इलेक्शंस होंगे तो यूपी में भी ये चीज़ें दिखाई जाएंगी कि हाँ देखिए हमने
एक महाकुंभ कराया था, उसमें इतने इतना पैसा खर्च किया गया था, इतने श्रद्धालु आए थे, कितने मरे थे इस पे चर्चा नहीं होगी, कितनी वहाँ असुविधा थी इस पे चर्चा नहीं होगी, कितनी ट्रेनें अनाउंस की गई थी और कितनी ट्रेनें चली हैं, कितनी ट्रेनों से लोग गए उस पर चर्चा नहीं होगी, कितने लोग अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ उस पर मरे उस पर चर्चा नहीं होगी, किसकी गलती थी इस पर चर्चा नहीं होगी, मगर चर्चा इस पे होगी कि हाँ हमारी सरकार ने ये काम करवाया था। जी बिल्कुल। तो वहीं पर बात करते हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है देश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, और जो पिछले मुख्य सचिव थे राजीव कुमार, उनकी जगह पर उन्होंने बनाए जाएंगे और ये उनकी जगह लेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इन सारी चीज़ों के लिए थोड़े सोचते समझते बैठक करते, दूसरे लोगों से इन सारी चीज़ों का मशवरा लेते, उसके बाद आप ये फैसला लेते। लेकिन आपने जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें की हैं, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। बिल्कुल सही। जिस तरह से जब बैठक बुलाई गई थी उस दौरान ही राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि इतनी जल्दी क्यों है आपको, और मुझे लगता है कि ये जल्दी के पीछे की कोई वजह है, वरना मोदी सरकार इतनी जल्दी नहीं करती। कुछ ना कुछ वजह है जिसका रिजल्ट बाद में आएगा। ये सरकार जो है ये आगे का सोच के काम करती है। ये सरकार अभी नहीं कि अभी कर देंगे अगले महीने इसका काम हो जाएगा। मोदी जी का खुद ही ये बयान है कि मैं बहुत आगे की सोच करके ये करता हूँ। मैंने अगर आज ये किया तो इसका हमें जो है जो रिजल्ट होगा काफ़ी दिनों बाद मिलेगा। तो मुझे यही लगता है कि अभी ये जो जल्दबाजी में जो चीज़ें की गई हैं, अभी आप ये देखिए कि दिल्ली में चुनाव हो गए हैं, दिल्ली में 8 तारीख को रिजल्ट आ गया था, आज 18 तारीख हो गई है, अभी तक वहाँ के सीएम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह का अनाउंसमेंट हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा ये हो गया है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आएगा ये हो गया है, लेकिन अभी तक सीएम के फेस का और कैबिनेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इन लोगों ने मिल करके सीईसी का वो ले लिया, इलेक्शन कमीशन का वो ले लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में ये चीज़ें की गई हैं। और फिर जब ये बैठक हुई इस पर उन्होंने कहा, मनोज सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि संस्थानों के समन्वय और संविधान की आत्मा का सही अनुपालन करना है, तो ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए जो लोकतंत्र के हित में है। नए कानून में कई खामियां हैं, सीईसी को लेकर होने वाला फैसला संतुलित हो, सिर्फ कार्यपालिका चयन ना करे। तो कहीं ना कहीं उनका एक अपनी तरफ से कहना है कि इतनी जल्दी और इस हिसाब से जो उसकी एक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया गया है, उसके बाद फिर ये लिया गया। तो ये देश के लिए, अभी उनका कहना है कि देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। उस पर राहुल गांधी ने भी यही बात बोली थी कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों करें, थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जी, आपने जिक्र किया कि दिल्ली का अभी तक मुख्यमंत्री कंफर्म नहीं हुआ है। अभी तक कई सारे लोगों के नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर 20 फरवरी को वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया है। और इन सारी चीज़ों में कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं, नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं कि उनको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही। एक चीज़ आपको बता दूं कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के लिए रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी जो है भव्य बनाने जा रही है। इसे एनडीए की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी यानी परसों होगा। समारोह से पहले दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की एक बैठक भी होगी। इसके बाद सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सहयोगी दलों के भी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा साधु संत, बड़े देशों के डिप्लोमेट्स, फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। मंत्री परिषद में कौन कौन रहेगा कैबिनेट में, उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री और मंत्री पद को लेकर नए जो क्या बोलते हैं नवनिर्वाचित विधायकों के नाम की चर्चा है। शीर्ष पद के लिए प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हैं। हालांकि अब बवाना से विधायक रविंदर इंद्राज सिंह और मादीपुर इसी सीट से पहली बार बीजेपी के लिए जीतने वाले कैलाश गंगवार भी इस पद के दावेदारों में शामिल हो गए। पार्टी में कई लोगों का मानना है कि बीजेपी नेतृत्व नवनिर्वाचित विधायकों में से किसी एक को चुन सकता है, जैसा कि उसने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किया है। बीजेपी 26 साल के बाद
दिल्ली में चुनाव जीत करके सत्ता में आने वाली है। 8 तारीख को रिजल्ट आए थे, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। कौन कौन आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो गया है। लेकिन अभी कैबिनेट पे कौन कौन रहेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, इन सब चीज़ों पे भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि जितने भी फालतू की चीज़ें होती हैं उन पे काम शुरू हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कि भाई सीएम कौन बनेगा, इतने दिन हो गया, जो है क्या बोलते 10 दिन हो गए, अगर 20 तारीख को होगा तो 12 दिन हो जाएंगे आपकी जो वहाँ पे बहुमत मिली थी उसके बाद, ठीक है। 12 दिन के बाद आप जहाँ पे पूर्ण बहुमत से सरकार में आए वहाँ आप 12 दिन ले रहे हैं, तो जहाँ अगर आप गठबंधन से आएंगे वहाँ क्या करेंगे आप फिर जी। और जिस तरह से अभी दिल्ली के बारे में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि लाइट बहुत जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं होती थी, ये भी इल्ज़ाम कहीं ना कहीं आप पे लग रहा है। और जिस तरह से यमुना की सफाई की बात की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही लग रहा है कि जब आपके पास ये मशीनें थीं तो फिर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे या आतिशी जब मुख्यमंत्री थी, या हम कह लें कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तो ये सारी चीज़ें कहाँ थी, तो ये सारी मशीनें कहाँ थी जो आप अब लेके आए जी। लेकिन प्रवेश वर्मा का जो जिक्र किया गया था, प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के चुनाव में एक अहम भूमिका, बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि उनके नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। हो सकता है मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि भाजपा में सामने तो नहीं आती हैं ये सारी चीज़ें जो फूट होती है, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से दुखी हों और इन सारी चीज़ों से नाराज़ हों। देखिए, प्रवेश वर्मा के कुछ बयानात हैं जिनकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको सीएम बनाएगी। प्रवेश वर्मा की कुछ हरकतें ऐसी जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनको बीजेपी सीएम बनाएगी। जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो पैसे बांट रहे थे, वो कपड़े बांट रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया था तो फिर प्रवेश वर्मा चाहे पैसे बांटे, चाहे कपड़े बांटे, चाहे कुछ भी करे, प्रवेश वर्मा जीत ही नहीं सकते थे जी। लेकिन जब आपने काम नहीं किया है, और जिस तरह से संदीप दीक्षित जी का ये कहना था कि यहाँ के सीएम जो है जहाँ से जीते, जहाँ से लड़ रहे वही बहुत कम आते, तो इसका मतलब यही है कि आप जाते ही नहीं थे। आप जाते नहीं थे तो फिर अगले को मौका मिल गया जी। और अगर देखिए जो काम करता है, जिसको जनता पसंद करती है, उसके अगेंस्ट में चाहे कोई भी खड़ा, कितना भी पैसा खर्च करे, कितनी भी चीज़ें दे, कभी कुछ नहीं होता, जीतेगा वही। लेकिन जब आपने कुछ किया नहीं तो आप क्या करेंगे। और फिर प्रवेश वर्मा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो फिर एक ये भी हो जाएगा कि उनके पिताजी जो थे वो भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, साहब सिंह वर्मा जी। और उनकी फैमिली कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल फैमिली है, चाहे वो क्या बोलते ससुराली हो, उनके इन लॉज में भी है, सब पॉलिटिक्स में ही रहते हैं, उनके घर पे भी। तो ये कहीं ना कहीं फिर जो है परिवारवाद वाला वो मसला हो जाए जी। हम अभी कुछ देर पहले अयोध्या यानी कि महाकुंभ की बात कर रहे थे। अब एक और खबर सामने आ रही है कि अयोध्या में भगदड़ करवाने की कोशिश, राम मंदिर परिसर में गिरा ड्रोन, अलर्ट पर पुलिस। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वहां पर ड्रोन गिरा है और इस पर यहां पर भी भगदड़ कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने वाली हैं? देखिए, ध्यान भटकाने के लिए ही अभी मैं बोल नहीं रहा था कि दिल्ली में जहाँ पे जिस ब्रिज पे भगदड़ हुई, उस ब्रिज के सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं या ख़राब किए गए ये नहीं पता। और फिर आप अयोध्या लेके जा रहे हैं कि अयोध्या में जो है एक ड्रोन गिराया गया है जो भगदड़ मचाने की कोशिश क्या था वो भगदड़ कराने की कोशिश की गई है, कराने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप ये देखिए कि हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार इस लेवल तक आ गई है कि वो हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ लेके आ रही। भाई क्या पता कोई उड़ा रहा हो, कोई वीडियो ले रहा हो, वो गिर गया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो पूरे मंदिर का बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती, गिर जाता है जी। तो आप किसी पे भी, मतलब आपका काम बस इल्ज़ाम लगाना है। ऐसा ही बयान अश्विनी वैष्णव ने भी दिया था ना, जो दिल्ली में हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो है सोची समझी साजिश है। हालांकि जो आरपीएफ है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सीधा सीधा है कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से ये सारे हादसे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आपका काम है, अगर गलती आपकी हो रही है तो आप सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं बस जी। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए हर वो पैतरा अपनाते हैं जो कहीं ना कहीं देश को और ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है जी। आप लोग आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं देश में तरक्की हुई है,
वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो बड़ी हैं, इस पे आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सामने ही नहीं आते हैं। और अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो उसके साथ क्या होगा ये उसी को पता है। जी। आप हर चीज़ को एक उस वे में ले जाते हैं कि हाँ भाई इसने मुझे सवाल किया तो मेरी ईगो हर्ट हो गई, ये मसला चल रहा है यहाँ पे। जी। काम के टाइम पे आप सिर्फ काम कीजिए, और अगर आपसे उस काम में कोई गलती हो रही तो आप उसको एक्सेप्ट भी कीजिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जी, देखिए देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे रेलवे हादसे हो रहे हैं, ठीक है, महाकुंभ में भगदड़ हुई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही। दिल्ली का भी चुनाव हुआ है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का भी चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन कई सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस चीज़ पर बात करेंगे, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ कुछ बयान ऐसे सामने आ जाते हैं। हमने कल जैसे कि आरएसएस जो है, मोहन भागवत जो है, उनका बयान सामने आता है कि हम हिंदुत्व को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू एक समाज से ऊपर का एक धर्म है। उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया था। वहीं पर महाकुंभ में भगदड़ हुई, योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, वहीं पर कुछ मीडिया चैनल्स ने एक चीज़ और चलाई थी जो मैं देख रही थी कि योगी आदित्यनाथ जिस दिन जो हादसा हुआ था उसके दूसरे दिन जो वॉर रूम में देखकर पूरी रात उन्होंने वहाँ पर निगरानी की थी, लेकिन वो वीडियो जो था वो दिन का था, और जो मीडिया चैनल थे वो हमारे ऐसे बता रहे थे कि वॉर रूम में बैठकर योगी आदित्यनाथ ने 3 बजे तक निगरानी की है। और क्योंकि ये सारे जो हादसे हुए हैं आगे जो है हादसे नहीं हो पाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखते हुए योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी रखे हुए हैं। अब महाकुंभ में भगदड़ हुई है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है, वहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सामने आया है कि महाकुंभ में भीड़ का अपना अलग ही आनंद है, लेकिन वही भीड़ में जब भगदड़ होती है, लोग मारे जाते हैं, आप उन सारी चीज़ों पर बात क्यों नहीं करते, उन सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मीडिया के सामने आकर, मीडिया से मुखातिब होकर जनता के जो सवाल हैं उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। बिल्कुल सही, जनता के सवालों का जवाब क्यों देंगे जब उनको पता है कि मीडिया और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और हम सत्ता में ही रहेंगे, हम हट ही नहीं सकते हैं, और हमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। जी जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।